बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिदम्बरम ने मरकजी सरकार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की हालत खराब है, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं। अगर साल के आखिर तक तरक्की की शरह 5% तक पहुंचती है तो हम खुशकिस्मत होंगे। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी मामले में सरकार बुरी तरह नाकाम रही है। चिदम्बरम सरकार मेरी आवाज दबा नहीं सकती। Exactly 106 days after I last spoke to you, as I stepped out and breathed the air of freedom at 8 p.m. last night, my first thought and prayers were for the 75 lakh people of the Kashmir Valley who have been denied their basic freedoms since August 4, 2019. I am particularly concerned about the political leaders who have been detained without charges. Freedom is indivisible. If we must preserve our freedom, we must fight for their freedom. Let us leave the matter at that and turn to the most pressing and explosive issue of the day, which is the state of the economy. The place to start is diagnosis. If the diagnosis is wrong, the prescription will be useless, maybe even fatal. Even after 7 months into the fiscal year, the BJP government believes that the problems faced by the economy are cyclical. The government is wrong. Let me repeat that. The government is wrong. It is wrong because it is clueless. Let us leave the matter at that and turn to the most pressing and explosive issue of the day, which is the state of the economy. The place to start is diagnosis. If the diagnosis is wrong, the prescription will be useless, maybe even fatal. Even after 7 months into the fiscal year, the BJP government believes that the problems faced by the economy are cyclical. The government is wrong. Let me repeat that. The government is wrong. It is unable to look for the obvious clues because it is stubborn and mulish in defending its catastrophic mistakes like demonetization, flawed GST, tax terrorism, regulatory overkill, protectionism, and centralized control of decision making in the Prime Minister's office. और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन पी चिदम्बरम ने कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। कोर्ट ने कहा था कि बाहर जाकर कोई बयान नहीं देना, लेकिन पी चिदम्बरम ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। आइए सुनते हैं। We must fight for their freedom. कोर्टों के शर्तों का पहले ही दिन उल्लंघन किया है। भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर पिछले 105 दिन केस के चलते जेल में रहना पड़ा। बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आप केस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन चिदम्बरम जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि माय रिकॉर्ड एज मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। यही तो आरोप है कि मंत्री पद का कर्तव्य निभाते हुए आपने भ्रष्टाचार किया, यही तो केस है। और इसको खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हो कि मैं निर्दोष हूं। ये कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन है। यहाँ सीधे रुक करेंगे दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रहता है उसको दूर करने के लिए आज आश्रम फ्लाईओवर को ऊपर से एक्सटेंड करके और डीएनडी फ्लाईओवर तक ले जाने का आज उसी फ्लाईओवर को आगे एक्सटेंड करने का प्रपोजल पीडब्ल्यूडी का आज पास किया गया है। उसको हम एग्जैक्टली आपको अभी समझा देते हैं। 128 करोड़ रुपए का ये एक फ्लाईओवर होगा
और ये 1 साल के अंदर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में भी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स आपको बताएंगे। ये आश्रम पे एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है और ये इस तरह से रोड क्रॉस करती है। इस पे ऑलरेडी अंडरपास का काम शुरू हो चुका है। अब इस फ्लाईओवर को एक्सटेंड करके डीएनडी के इस पॉइंट तक लाएंगे। इसके अंदर पेडेस्ट्रियन जो यहाँ पहले एक एफओबी बना हुआ था, फुट ओवर ब्रिज, जो अभी हट गया है, उसकी जगह एक सबवे बना रहे हैं जो पेडेस्ट्रियन यहाँ से क्रॉस करेंगे। अभी क्लोकरी से महारानी बाग जाने के लिए सराय काले खां से राउंड लगा के लोग आते हैं। उसके लिए इस जंक्शन को खोलेंगे और इसमें एक रोटेरी डेवलप कर रहे हैं जिसमें दोनों तरफ का मूवमेंट होगा। और ऊपर का जो ट्रैफिक है नोएडा से, ये मैंने जो आपको बताया क्लोकरी से, ये ऐसे घूम के ये आश्रम का ये आश्रम वाला फ्लाईओवर ये यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। इसकी एक ब्रांच ये सराय काले खां की तरफ 3 लेन उतरेगी और दूसरा जो आईटीओ की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो भी यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा, जिससे कि इसके और बीच में जो आश्रम के कंजेशन रहता था वो पूरा एरिया डीकंजेस्टेड। ये जो मैंने आपको बताया क्लोकरी से महारानी बाग जाने के लिए नीचे से ये एक रोटेरी डेवलप किया जो यहाँ से इस तरह से यू टर्न लेके इस तरफ आ सकते हैं व्हीकल, और इस साइड से किसी को जाना है तो यू टर्न लेके क्लोकरी जा सकते हैं। पहले इस इतना से ट्रैवल करने के लिए सराय काले खां से राउंड लगा के आना पड़ता है। तो इसके अंदर और एक पेडेस्ट्रियन सबवे और है इसके अंदर, लोकेशन वो यहाँ कहीं इस लोकेशन पे, जिससे कि जो पेडेस्ट्रियन है वो भी बिना किसी उसके जा सकते। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। वो जो सर बस वाली आपने बताया जो लोगों को लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी कितनी देर में बस आ रही है, तो क्या बस स्टॉप पे भी कोई बस स्टॉप पे भी लगाएंगे। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हर बस स्टॉप के ऊपर लगा देंगे हम लोग। ऐप कौन डेवलप कर रहे हैं और एग्जैक्ट टाइम कब तक ये लॉन्च? ऐप ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, ऐप में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब सारा का सारा कमांड सेंटर चालू हो जाएगा तो, और जैसे जैसे बसेस चालू होती जाएंगी, मान लीजिए 100 बसेज हैं, उन 100 बसेस का तो उस ऐप पे डाल सकते हैं, लेकिन जो बस स्टॉप के ऊपर है वो पूरा सिस्टम लागू होने के बाद ही 7 महीने बाद ही लागू हो पाएगा। और अभी जिन क्लस्टर बसों में अभी लगे थे 200 जो नई बसें आई, उसका कुछ फीडबैक मिला हो जो लोगों को उससे हेल्प मिली हो, पैनिक बटन या कैमरे कंट्रोल रूम? अभी ऐसा किसी मुझे नहीं लगता कहीं भी पैनिक बटन किसी को दबाने की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन जब से बस मार्शल्स की नियुक्ति की गई है 1 महीने में, तब एक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जब बस मार्शल्स ने अपनी बहादुरी दिखा के और बसों में मदद की है। वो एक दिन मैं आपके साथ बैठ के वो पिछले 1 महीने के जितने इंसिडेंट्स हैं वो सारे आपको बता दूंगा। नॉर्मली होता क्या है कि अगर बस के अंदर ही किसी को मदद मिल जाए तो उसको पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत बने, बिकॉज पैनिक बटन दबाने से वो कई जगह उसका सिग्नल जाता है। तो अभी तक पैनिक बटन तो किसी को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मार्शल से ही उनकी। दिल्ली की फिर पॉल्यूशन के लिहाज से अगर स्थिति जो है फिर खराब होने लगी है, अभी पराली का भी इतना जोर नहीं है, तो अब ऐसे में क्या मेजर्स उठाए जाएंगे और किस तरीके से इस पूरे स्थिति को संभालेंगे? जो भी है ग्रैप तो हम फॉलो कर ही रहे हैं और जो भी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। इसमें खर्चा कितना होगा इस फंड? ये वाला जो सीसीटीवी और बसेस वाला है 150 करोड़। निर्भया फंड वी हैड आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट बट दे हैव नॉट गिवन अस एनी फंड। They haven't. Recently, the WCD ministry released this report, according to which the government released something around 390 crore for Delhi, and Delhi has managed to spend only 19 crore. We have not received 390 crores. No. हमारे पास अभी कुछ दिन पहले वन स्टॉप सेंटर्स बनाने के लिए शायद 65 करोड़ आया है, तो उसमें हमने वन स्टॉप सेंटर्स, रेप विक्टिम्स जो होते हैं उनके लिए वन स्टॉप सेंटर्स, तो पहला सेंटर हमने बना के इनॉग्रेट कर दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स बनने हैं, वो सेंटर्स हम बना रहे हैं, लेकिन हमने ये बसेस के लिए मांगा था, उन्होंने नहीं दिया अभी। बस स्टॉप में जो फैसिलिटी बोल रहे हैं, could you explain that also a little? बस स्टॉप के ऊपर जैसे बोर्ड लगा देंगे वहाँ पे, तो वो कौन सी बस कितनी देर में आने वाली है वो उसके ऊपर लिखा होगा। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम इट इज कॉल्ड PIS। तो वंस वी हैव जितनी भी हमारी बसें हैं उसमें GPS वाला लग जाएगा, तो उसके बाद हर एक बस स्टॉप पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लगा दिया जाएगा। और जो ऐप के बारे में पूछे तो अभी CM सर ने बताया कुछ लगा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलता है। वो चलता इसलिए नहीं है कि बसों में GPS ही नहीं है। दूसरा सवाल है सर, GPS DTC में चोरी हो जाती है। नहीं, इस बार वो सारे हैं। अब ये सारी चीजें एक तरह से नेटवर्क में लाई जाएंगी,
तो वो पिछली सरकारों में चोरी होती थी, अब चोरी नहीं होने देंगे, चिंता मत करिए। अब सरकार बदल गई है दिल्ली में। सीएम सर जो ऐप के बारे में जिक्र किए, आपको याद हो कुछ टाइम पहले वन नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। तो अभी जितना भी जीपीएस हमारी स्पोर्ट्स क्लस्टर बसेस में लगे हैं और फंक्शनल हैं, उसका सारा फीड जो है ओपन किया हुआ है। सो अगर आज भी कोई अगर पैसेंजर कोई यात्री अगर देखना चाहता है तो अगर वन ऐप में अगर वो जाएगा तो उसकी लोकेशन उसको मिल जाएगी। तो सर ये क्लस्टर अभी तक क्लस्टर बसों की डिम्स को देख रही थी, सब तो डीटीसी में भी लगेंगे, तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? डिम्स या कमांड सेंटर बनेगा। कमांड सेंटर इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा। सर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिस तरह रेप की वारदात और ये तमाम सब हो रही हैं, महिलाएं ही सड़क पर उतर रही हैं और उन्हीं के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, कोशिश और दबाव उन पर ये किया जा रहा है हट जाएं, अनशन तोड़ दें, और ये तमाम चीजें सब चल रही है। इसको लेकर के आपका क्या रिएक्शन है? ये बड़े दुख की बात है जिस तरह से महिलाओं के साथ पूरे देश के अंदर इस किस्म की घटनाएं घट रही हैं। और आज मैंने सुना कि उन्नाव रेप विक्टिम जिसके ऊपर की इवन सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा था, उनको जिंदा जला दिया गया। तो बहुत दुख की बात है ये जो कुछ भी हो रहा है। इसमें सबसे पहला तो ये है कि जितनी भी सरकारें हैं और जितनी भी एजेंसीज़ हैं, सबको साफ़ नीयत के साथ इस पे काम करना पड़ेगा। अगर सब लोग मिलके साफ़ नीयत से इस पे काम करें तो ऐसा नहीं है कि हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे राजनीति से ऊपर उठ के काम करने की ज़रूरत है। या तो ये मुद्दा राजनीति के अंदर दब जाता है, और या जो इसमें लोग लिप्त होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनको राजनीतिक संरक्षण के ज़रिए बचाने की कोशिश की जाती है। जब तक ऐसा होगा तब तक इस किस्म की वारदातें होती रहेंगी। हम लोगों को और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाज को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सभी सरकारों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा ताकि जो भी जिम्मेदार सरकारें हैं वो अपना अपना दायित्व निभाएं। वो अभी नहीं हो रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में। ट्रैफिक फ्लो को लेकर कई अहम चीज़ों पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस तरह से लोगों को ट्रैफिक के रास्ते इख्तियार करके छोटे रूट से अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बस मार्शल्स की भी बात की और जो सहूलियात वो देने की कोशिश कर रहे हैं आम लोगों को, उस पर बात करते नजर आए। इस बीच बात करेंगे बुलेटिन में अब प्याज के बढ़ते दामों की भी, और प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हंगामा जारी है। आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मुजाहिरा किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुए मुजाहिरे में लोकसभा और राज्यसभा के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। INX मीडिया केस में जेल से रिहा हुए साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी एहतजाज किया। कांग्रेस लीडरान ने मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल प्याज के बढ़ते दामों को लेकर मुल्क में कोहराम मचा है। पिछले 4 महीनों में प्याज के दाम 20 रुपए से 150 रुपए तक पहुंच गए। पिछले कई दिनों से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में प्याज को लेकर मुजाहिरे भी हो रहे हैं। ऑपोजिशन लगातार मरकजी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। कर्नाटक में हो रहे ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर बीजेपी सरकार का मुस्तकबिल टिका है। आज 17 में से 15 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कर्नाटक की 15 असेंबली सीटों के वोटर आज तय करेंगे कि येदियुरप्पा की सरकार आराम से चलेगी या फिर रियासत में सियासी उठापटक का एक और राउंड अभी बाकी है। कांग्रेस और जेडीएस के जिन एमएलए की इस्तीफे से कुमारस्वामी की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी, इन 17 में से 15 सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाब जारी है। बीजेपी की अपनी सरकार को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इन 15 में से 8 सीटों पर जीतना जरूरी है। कर्नाटक असेंबली में मेंबरान की कुल तादाद 225 है। 17 अरकान असेंबली के इस्तीफे से तादाद 208 रह गई थी। येदियुरप्पा ने 105 मेंबरान की अक्सरियत से सरकार बनाई थी। 15 सीटों पर नताइज के बाद मेंबरान की तादाद 223 हो जाएगी। बीजेपी को अक्सरियत के लिए 113 मेंबरान की जरूरत रहेगी। बीजेपी 15 में से 8 सीटें जीते तभी उसकी मुकम्मल अक्सरियत होगी। हालांकि कांग्रेस जेडीएस ने ज़िमनी इंतखाब अलग अलग लड़ा है, लेकिन दोनों इशारे दे चुकी हैं कि येदियुरप्पा अक्सरियत का नया आंकड़ा नहीं जुटा पाए तो दोनों पार्टियां दोबारा हाथ मिलाकर सरकार बनाने का, लेकिन दोनों इशारे दे चुकी हैं
कि येदियुरप्पा अक्सरियत का नया आंकड़ा नहीं जुटा पाए तो दोनों पार्टियां दोबारा हाथ मिलाकर सरकार बनाने का दावा कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। 17 में से 15 सीटों पर वोटिंग चल रही है और बहुत मुमकिन है कि इंतखाब के नताइज बीजेपी को किसी भी सिमत में लेकर जा सकते हैं। आपको बता दें कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर रियासत में बीजेपी हुकूमत का पूरा मुस्तकबिल टिका है। तो कर्नाटक असेंबली में कुल अरकान की तादाद 225 है। 17 अरकान असेंबली के इस्तीफे से तादाद 208 रह गई थी। बीते दिनों काफ़ी बड़ा सियासी बहरान कर्नाटक में देखा। येदियुरप्पा ने 105 अरकान के बहुमत से इस्तीफा दिया। 15 सीटों पर नताइज के बाद अरकान की तादाद 223 हो जाएगी। बीजेपी को अक्सरियत के लिए 113 अरकान की ज़रूरत है। बीजेपी 15 में से 8 सीटें जीते तभी उसको मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर इस बेहद अहम खबर पर। जयपाल, 15 में से 8 सीटें हर हाल में जीतता होंगी बीजेपी को, तभी अपनी सरकार बचा पाएगी बीजेपी। कैसे लग रहे हैं आपको? रुझान किस तरह के हालात हैं? वोटिंग किस तरह की हो रही है? जहाँ तक इस उपचुनाव का सवाल है तो एक तरह से देखा जाए तो ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि इस पार्टी के इस नतीजों पर ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे का जो 2.5-3 साल का कार्यकाल है उसको पूरा कर पाती है या नहीं। दूसरी ओर वैसे ही दावे कांग्रेस की तरफ से भी हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरफ से ताल ठोक रही हैं। दोनों का ही दावा है कि 12 के आसपास या 8-10 के आसपास वो सीटें जीत लेंगे। लेकिन ये तय जो है वो जनता को करना है कि आखिर वो क्या चाहती है। जहाँ तक वोटिंग पैटर्न की बात करें तो बेंगलुरु शहर की खास कर बात करें तो यहाँ पर वोटिंग जो है काफी धीमी है, जबकि दूसरे इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज हमारे पास ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 50 या 60 के आसपास जा चुका है। लेकिन देखा जाए तो शहर में खास करके बेंगलुरु के अंदर में ऐसा लग रहा है कि लोगों की इसके प्रति उदासीनता है। ये सारा चीजें जो है वो 9 तारीख को डिपेंड करेंगी कि किस तरह के नतीजे आते हैं और उसी पर आगे का मसला तय होगा। जी, इस बीच कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले कांग्रेस के तमाम अरकान असेंबली वापस लौटना चाहते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी ज़िमनी इंतखाब में तकरीबन हार के जानिब। हालांकि सियासत है जयपाल, अपने अपने तरीके की तमाम लोग बात करेंगे, लेकिन असल में ग्राउंड पर हालात क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिएगा, ग्राउंड पे हालत देखा जाए तो एक तरह से जो हालत है मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है खास करके बेंगलुरु शहर के अंदर में बहुत धीमा है। हालांकि जैसे चिकबुलापुर इलाका है वहाँ पर अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 60% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। दूसरे इलाकों के अंदर में 50-54% के। तो कुछ इलाकों के अंदर में ऐसा रुझान दिख रहा है कि जनता जो है वोट करके अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, जबकि बेंगलुरु शहर में इसके प्रति उदासीनता है। ये अब नतीजों पर ही डिपेंड करेगा कि जो दावे कांग्रेस कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कितने सही हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर में ये सब कुछ जो है यही एक मौका होता है जहां पर जनता सारी चीजों को तय करती है। तो हमें कम से कम जो है 9 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। दावे दोनों ही पार्टियों के अपने ओर से ज्यादा है। जी जयपाल, वोटिंग की बात करें तो कहीं से तशद्दुद की, किसी किस्म के वायलेंस की कोई खबरें तो सामने नहीं आई? जी, हल्की फुल्की जो है वो खबरें आई है, झड़प की खबरें आई है। हालांकि इस तरह की कोई बड़े वायलेंस की खबर नहीं आई है। सुबह से ईवीएम मशीन को लेकर के भी कई जगह पर थोड़ी देर के लिए मतदान रुका जरूर था, लेकिन उसे तुरंत दुरुस्त कर लिया गया। और इस तरह से जो अभी तक देखा जाए तो ये मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक संपन्न हो रहा। शुक्रिया जयपाल आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत शुक्रिया आपका। और 1984 के सिख दंगे पर पहली बार साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि अगर उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल की सलाह मानी गई होती तो नहीं होता सिख दंगा। 1984 के सिख फसादात पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने पहली बार बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उस वक्त के वजीर दाखिला नरसिम्हा राव ने इंद्र कुमार गुजराल की सलाह मानी होती तो 1984 के सिख फसादात को टाला जा सकता था।
मौका था साबिक वजीर आजम इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं जयंती का। इस मौके पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा कि गुजराल ने 1984 के सिख फसादात को रोकने के लिए फौज को तैनात करने की सलाह दी थी, लेकिन उस वक्त के वजीर दाखिला नरसिम्हा राव ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। Gujral ji was deeply worried. He went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. वैसे बीजेपी सिख फसादात के लिए कांग्रेस और राजीव गांधी पर इल्जाम तराशी करती रही है, लेकिन साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इस बयान से नरसिम्हा राव को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। हालांकि मनमोहन सिंह बतौर वजीर आजम सिख फसादात पर माफी मांग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ती खबरों में आगे, यूपी के उन्नाव में गैंगरेप मुतासिरा को जिंदा जलाने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने मामले पर यूपी पुलिस से आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है, साथ ही मुतासिरा के इलाज का पूरा खर्च उठाने का भी भरोसा दिलाया है। वहीं सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस हरकत में आई और सभी 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कलीदी मुलजिम ने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि जमानत पर छूट कर आए मुलजिमीन ने गैंगरेप मुतासिरा को जिंदा जला दिया था। आज ही गैंगरेप मुतासिरा की कोर्ट में तारीख थी, जिसकी समाअत के लिए लड़की को जाना था। इससे पहले आज सुबह मुलजिमीन ने खेत में मुतासिरा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी, जिससे वो 90% तक झुलस गई। फिलहाल लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिली है कि उनको जलाने की कोशिश की गई। उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज के नाम भी बताए हैं। कुछ 3 हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और अभी उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफ़र कर दिया गया है। और हमने टीमें बना दी हैं, जो इन्होंने टोटल 5 लोगों के नाम बताए हैं और उसमें 3 हमने पकड़ लिए हैं और 2 को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं और वो तो जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। आप लोग लेकर आए यहाँ पे, क्या कंडीशन है उसकी, कैसी कंडीशन में एडमिट कराया गया उसको? बर्न लगभग 60 से 70% के बीच में बताया गया था, तो प्रयास किया जा रहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल इलाज उसका हो। और यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन और उसके साथ साथ जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं वो लोग लगे हुए हैं। अभी ओटी में उसका इलाज चल रहा है। 5 लोग जो इसमें नामित थे उसमें से 4 व्यक्तियों को पुलिस अभी अपने गिरफ्तार